हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण पेपर। जी हाँ, इसमें आपको बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी सारे टाइप के प्रश्न कवर कराएंगे। अभी ये अंतिम मौका है। जी हाँ, अंतिम मौका है, अंतिम दिन है और अंतिम रात भी है। और कल आप जब पेपर में बैठे तो मैं यही आपसे चाहूँगा कि आप पूरा का पूरा नंबर स्कोर करके आएंगे। 70 में 70 आप करके आए। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करिएगा, जम के मेहनत करिएगा। कहीं से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, कहीं से भी दिक्कत हो रही, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। सारा चीज़ समझाने के लिए हमेशा आपके साथ हैं, समझाते रहेंगे, कोई भी कहीं से आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को, प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि एसकेएम स्टडी अपना एक चैनल है, सारा का सारा वो पढ़ाता है, उसको सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक चीज़ समझते हैं, जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारे प्रश्नों को समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे क्या है, कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। कौन सा ऐसा विकार है जो कि 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वाला आपको जरूर जरूर कंप्लीट कर लेना है। मानव जीनोम महापरियोजना क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मानव जीनोम परियोजना है उसको महापरियोजना क्यों कहा जाता है, यह भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इन सब सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। ये सब प्रश्न बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और काफ़ी आईएमपी वाले प्रश्न हैं। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको बोर्ड में एक अच्छा सा नंबर आपको दिलाएंगे। तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपके लिए हैं इम्पॉर्टेंट, उन सभी सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा देने के लिए, ठीक है ना। कोई कहीं से भी प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, पूरा पूरा समझाएंगे। कहीं से भी कोई एक चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर थैलेसीमिया। तो कौन सा आनुवंशिक विकार किसमें क्रोमोसोम के कारण होता है, त्रिसूत्रता का कारण होता है आपका डाउन सिंड्रोम। किसके कारण होता है, डाउन सिंड्रोम जो होता है यह एक ऐसा आनुवंशिक विकार है जिसके किसमें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता का कारण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणुओं के द्वारा नहीं होता है। पोलियो, चेचक, एड्स या फिर टीबी। तो इसमें से आपका जो टीबी है यह विषाणुओं के द्वारा नहीं होता, लेकिन पोलियो, चेचक और जो एड्स है यह विषाणुओं के द्वारा होता है, लेकिन टीबी कभी भी विषाणुओं के द्वारा नहीं होता। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा में, वैक्सीन निर्माण में या इनमें से सभी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वह आपका कृषि के क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, वैक्सीन निर्माण में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी में। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है, काफ़ी आईएमपी वाला प्रश्न है। होलैंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है। होलैंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है। कितना देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा नंबर जरूर से जरूर गेन करेंगे, छूटेगा नहीं, एक भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। बस आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बस इसको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, हो गया। और आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना, जितना भी आपको दे रहे हैं बस उसको तैयार करके चले जाइएगा और आप अच्छा सा नंबर स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये होता है आपका वाई क्रोमोसोम पर। अगला है प्रश्न यहाँ पे, अनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी, नागेली ने, वाल्डेयर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर फ्रेडरिक मीसर ने। तो अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी, अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने किया था। तो अनुवांशिक पदार्थ की जो खोज किए थे वो किए थे फ्रेडरिक मीसर ने। फ्रेडरिक मीसर ने क्या किया था, अनुवांशिक पदार्थ की खोज किए थे। क्लियर है। अगला यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, निभाग यानी कि चलाजा, नाभिका हाइलम, केंद्रक या फिर माइक्रोफाइल। तो बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग नाभिका कहते हैं, यानी कि हाइलम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुसंघी दशा पाई जाती है। बहुसंघी दशा किसमें पाई जाती है, वाह्य दलपुंज में, जायांग में, पुमंग में, दलपुंज में। तो बहुसंघी जो दशा पाई जाती है वो पाई जाती है पुमंग में पाई जाती है।
तो बहुसंगी दशा किस में पाई जाती है? पुमंग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? नाभिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश करता है किसके द्वारा? निभागी युग्मन, अंडद्वारी प्रवेश, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? गुड़हल में, अंजीर में, गेहूं में, या फिर हाइड्रेला में? तो जो कीट परागण होता है वो आपके अंजीर में होता है। किसके द्वारा होता है? कीट परागण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? जड़, पत्ती, नर युग्मक, युग्मनज। तो पुष्पी पादप का जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है आपका? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। काफी आईएमपी वाला प्रश्न है। अगर इन सब प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप प्यारे बच्चों अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। बस आप इसको पूरा याद कर लीजिए, बस इसको पूरा आप याद कर लीजिए, हो गया, ठीक है ना। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। बस आप इसको तैयार कर लें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे अति लघुत्तरी, लेकिन इसके पहले हम लोग सारे बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चिकनगुनिया विषाणुवाहक है। चिकनगुनिया विषाणुवाहक किसका होता है? चिकनगुनिया विषाणुवाहक किसका होता है? क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चिकनगुनिया विषाणुवाहक होता है वो एडीज मच्छर का होता है। किसका होता है? एडीज मच्छर का जो होता है हमारा वो होता है आपका चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किसका होता है? एडीज मच्छर का होता है। काफी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, पीत ज्वर वाहक है। पीत ज्वर वाहक है किसका है? एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, या फिर मस्का। तो पीत ज्वर जो वाहक होता है वो आपका एडीज का होता है। किसका होता है? एडीज का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, एडीज इजिप्टाई वाहक है किसका है? डेंगू ज्वर का, मलेरिया बुखार का, फाइलेरिया का, या फिर काला जार का। तो जो एडीज इजिप्टाई वाहक होता है या डेंगू बुखार का होता है। किसका होता है? डेंगू बुखार का जो होता है एडीज इजिप्टाई होता है। टीबी के टीके का नाम क्या है? सारा सारा मैं करवा दूंगा एकदम कंप्लीट, 70 में 70 तोड़ेंगे फोड़ेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन आप पूरा करके आएंगे। इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसकी गारंटी मेरी है आपको अच्छा नंबर स्कोर कराने का। बस आप इसी प्रकार इसी तरीके से आप बस मेहनत करिए हमारे साथ, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको बस मेहनत करना है हमारे साथ। बाकी तो हम पूरी आपको नंबर दिला देंगे, बोर्ड में छूटेगा नहीं कहीं से भी, एक अंक आपका छूटने वाला नहीं है। तो टीबी के टीके का नाम क्या है? पास, ओपीवी, या फिर डीपीटी टी, या फिर बीसीजी। तो जो टीबी के टीके का नाम है वो आपका बीसीजी है। क्या है? यह टीबी के टीके का नाम है। अगला प्रश्न है, अफीम से प्राप्त मार्फिन है। अफीम से प्राप्त मार्फिन क्या है? पोम है, एल्केलाइड है, लैक्टेक्स है, या टेनिन है। तो अफीम से प्राप्त जो मार्फिन होता है यह आपके लैक्टेक्स है। लैक्टेक्स क्या है? अफीम से प्राप्त मार्फिन क्या होता है? लैक्टेक्स होता है, ठीक है। अब आपका हम सारा का सारा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न कवर करेंगे, इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कवर करेंगे। मैंने बोला ना कि इस वीडियो में आपको 70 में 70 स्कोर करवाऊंगा, और इसकी गारंटी मेरी है। आप बस मेहनत करिएगा हमारे साथ, आपको मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है, जितना हो सके उतना मेहनत करना है, और आपको बस पढ़ना है। अगर आज रात भर हम हमारे साथ मेहनत करेंगे, जितनी वीडियो आएगी ना देख लीजिएगा आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। लेकिन हाँ यार प्लीज अपना प्यार जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत होगी भी नहीं। फिजिक्स का पेपर है ना, फिजिक्स का पेपर आपको बहुत टफ लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिजिक्स एकदम सरल तरीके से धुआं करके पढ़ाएंगे। मैं और नीतीश सर हैं, दोनों को दोनों मिलके एकदम जम के तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। एक्सेरिस एस्केरिक्स के लार्वा में कितने वृक्क पतन होते हैं? तो एस्केरिस के लार्वा में 4 वृक्क पतन होते हैं, अभी वृक्क पतन होते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, मानव रुधिर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? तो श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं होती हैं। अगला अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? जौ गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए आपको 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। याद रखना, जौ गेहूं के दाने बनाने के लिए केवल आप ईयरफोन अपने कान में डाल लीजिए, हो गया। केवल आपको ईयरफोन अपने कान में डाल लेना है, बस पढ़ते रहना है। जौ गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो जौ गेहूं के दाने बनाने के लिए 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न यहाँ पे, युक्त कोशी दशा होगी। युक्त कोशी दशा होगी। युक्त कोशी दशा किसमें होती है? तो इसमें केवल
परागकोशी आपस में जुड़े रहते हैं तथा पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, जैसे गेंदे में। इसमें क्या होती है, युक्त कोशी दशा होती है। अगला यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं? प्लाज्मिड्स क्या होता है या फिर प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं? तो कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड से बाहर कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं, जिन्हें हम लोग प्लाज्मिड्स कहते हैं। सुबह मैंने इस पर अच्छे से एक डिटेल में वीडियो बनाया था, जो कि मैंने बोला था कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ों को कवर किया था। तो प्लाज्मिड्स होता क्या है, तो कुछ जीवाणुओं में आपका न्यूक्लियोटाइड के बाहर कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक छोटे वृत्ताकार होते हैं, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग डीएनए अणु कहते हैं, और वही क्या होता है, आपके प्लाज्मिड्स होता है। अगला प्रश्न है, कोई दो निरर्थक कोडान लिखिए। कोई दो निरर्थक कोडान क्या क्या है? तो 3 समापन कोडान UAA, UGA तथा UAG को अज्ञानता कारण पहले निरर्थक कोडान कहते थे, लेकिन अब ऐसा कोई भी कोडान निरर्थक नहीं माना जाता। तो प्रश्न मिलेगा कि कोई दो निरर्थक कोडान लिखिए, तो आपको सीधा बता देना है, पहले 3 समापन कोडान UAA, UGA, UAG को अज्ञानता के कारण ज्ञान नहीं था, निरर्थक कोडान का नाम देते थे, लेकिन अब ऐसा कोई भी निरर्थक कोडान नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, लैंगिक संपर्क से फैलने वाले 3 रोगों के नाम लिखिए। तो लैंगिक मतलब लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन के समय, तो इसमें 3 कौन कौन से हैं? एक आपका सिफिलिस है, दूसरा गोनोरिया है, और एक है आपका एड्स। ये तीनों किसके द्वारा होते हैं? आपके लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित रोगों के कारकों का प्राणी नाम लिखिए। निम्नलिखित रोगों के प्राणी नाम लिखना है, मलेरिया का और अमीबी पेचिस का, या फिर अमीबियस पेचिस भी होता है। तो मलेरिया क्या होता है? प्लाज्मोडियम विवैक्स। प्लाज्मोडियम क्या होता है? विवैक्स, यह मलेरिया का वैज्ञानिक नाम है। और अमीबी पेचिस का क्या होता है? तो इसका होता है इंटोबिया हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। इंटानोबिया कह सकते हैं, हिस्टोलिटिका जो होता है यह अमीबी पेचिस का है। अगला है आपका लघुत्तरीय प्रश्न चालू होते, काफी इंपॉर्टेंट वाले लघुत्तरीय प्रश्न है, आप तैयार कर लीजिए सभी प्रश्नों को। प्रश्न क्या है, अमीबी पेचिस क्या है? इस रोग के रोकथाम की चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। तो अमीबी पेचिस किसे कहते हैं, उसकी रोग की रोकथाम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं अमीबिएसिस क्या होता है। तो इसका रोग जनक जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा उत्पन्न रोग है। अमीबिएसिस किसके द्वारा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा उत्पन्न रोग है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, यह मनुष्य में पेचिस, आमातिसार या अमीबिएसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। दूसरा, आंत की दीवार पर जगह जगह छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जिनसे मल के साथ रिसकर रुधिर आने लगता है। तीसरा, पुराने होने पर घाव धीरे धीरे नासूरों में बदल जाते हैं और मल के साथ आंत तथा रुधिर अधिक मात्रा में आने लगते हैं, इसलिए इस रोग को आमातिसार कहा जाता है। इस रोग के रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं? आमातिसार के रोकथाम के सरल एवं सामान्य उपाय हैं। पहला क्या है, सदैव स्वच्छ एवं रोगाणु रहित जल उपयोग में लाना चाहिए। दूसरा, नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए और भोजन से पूर्व हाथों को भली भांति धोना चाहिए। तीसरा, फलों, कच्ची सब्जियों को व सलाद को भली भांति सावधानी पूर्वक धोकर खाना चाहिए। तो ये सब क्या है, इसके रोकथाम है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे क्या है, मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम क्या क्या हैं? तो मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 आपके नाम हैं, रहीनो वायरस तथा कोरोना वायरस। यह सब ऐसे हैं जो कि आपके अंदर जुकाम उत्पन्न करते हैं। फिर यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। कौन सा प्रश्न है, उदार ट्यूमर तथा दुर्दम ट्यूमर यानी कैंसर में अंतर लिखिए। लीजिए, अंतर वाला काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने सुबह भी इस पर वीडियो बनाया था, और जितने भी वीडियो दे रहे हैं ना, आप सब इन्हीं प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा, देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न फंसेंगे, 100% प्रश्न फंसेंगे। तो उदार ट्यूमर तथा दुर्दम ट्यूमर में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले लिखेंगे आपका एक तरफ उदार ट्यूमर और एक तरफ दुर्दम ट्यूमर, यानी सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। तो सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर क्या होते हैं? सुदम में यह प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है। कौन सा?
सुदम ट्यूमर। दुर्दम ट्यूमर यह एक अंग से दूसरे अंग तक फैलता है। कौन? दुर्दम ट्यूमर। सुदम ट्यूमर यह संवहनी ऊतकों के खोल से घिरा रहता है, सुदम ट्यूमर। दुर्दम ट्यूमर इसमें ऐसा नहीं होता है, किसमें? दुर्दम ट्यूमर में। अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे? इसकी वृद्धि दर धीमी होती है, लेकिन इसकी वृद्धि दर क्या होती है? बहुत तीव्र होती है। अगला क्या लिखेंगे आपका? सुदम ट्यूमर में इसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी होती हैं और इसमें कम जुड़ी होती है, किसमें? दुर्दम ट्यूमर में। अगला प्रश्न क्या है, मतलब कि अगला अंतर क्या है? इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता, लेकिन इसमें मेटास्टेटिस होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं? तो जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे होते हैं तो इसे चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। जैसे सरसों के पुष्प में, जैसे कि सरसों के पुष्प में चतुर्दीर्घी पुंकेसर होता है। अगला प्रश्न है, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या लिखेंगे? जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न होते हैं तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल लिखे हैं। अगला लघुत्तरी प्रश्न है, क्या प्रश्न है? अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखिए। अपयुग्मन क्या होता है? टिप्पणी करना है। तो यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंड कोशा के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशा जैसे सहायक कोशा अथवा प्रतिमुख कोशा से भ्रूण से निर्माण होता है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। अर्थात युग्मकोद्भिद से सीधे बीजाणुभिद का निर्माण होना क्या कहलाता है? अपयुग्मन कहलाता है। इसके उदाहरण क्या क्या? जैसे कि एरिथ्रिया, लीलियम इत्यादि जो होते हैं अपयुग्मन के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे द्विउत्तरी प्रश्न है, आप कह सकते हैं विस्तृत उत्तरी वाले प्रश्न हैं आपके 66 नंबर वाले हैं। पर परागण से होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए। तो पर परागण से लाभ क्या है? इससे निम्नलिखित लाभ हैं। तो सबसे पहला पर परागण से लाभ है, पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े भारी एवं स्वादिष्टित होते हैं, यानी कि स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छे फल मीठे रहेंगे तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होगी। यानी कि जो पर परागित जो पुष्प होते हैं, यानी पर परागण पुष्पों में क्या होते हैं? जो फल होंगे बहुत बड़े होंगे, भारी एवं बहुत ही स्वाद होगा उसमें, और बीज बहुत ज़्यादा होंगे। पर परागण से उत्पन्न पौधे भी बड़े भारी, स्वस्थ एवं सक्षम होते हैं तथा इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की अधिक क्षमता होती है। अगला है यहाँ पे, पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े भारी, स्वस्थ व अच्छी नस्ल वाले होते हैं, यानी पेड़ भी अच्छा होगा, फल भी अच्छा होगा और बीज भी अच्छे होंगे। हानियां क्या क्या है? पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है, क्योंकि परागण के लिए यह वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर होता है। परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से वंचित रह जाते हैं। अगला तीसरा, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर परागित पुष्प सदैव संकर होते हैं। पर परागित पुष्पों, विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 12th बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट यह पेपर रहा है, इसलिए आप पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को प्लीज़। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।